नमस्कार साथियों, आज का हमारा नया टॉपिक स्थानीय स्वशासन। तो चलो इसके आज प्रश्न का अध्ययन करते हैं। तो आज हमारा पहला प्रश्न, स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का या राज्य सूची और समवर्ती सूची का? तो देखो, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है पहले वाली वीडियो में। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड देव। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय संस्थाओं के विकास हेतु ने एक प्रस्ताव रखा गया था। लॉर्ड रिपन के इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखना है ना। अगला प्रश्न है, भारत की आत्मा गाँव में बसती है, इसलिए गाँवों को आत्मनिर्भर बनाओ। इस कथन का संबंध निम्न में से किससे? ये तो आपको सभी को पता होगा, अपने स्कूल में भी बहुत बार टीचरों से सुना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, महात्मा गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो कहा था पंचायती लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। अगला प्रश्न हमारा, पंचायती लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला, इस कथन का संबंध निम्न में से किससे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लॉर्ड रिपन, माउंटबेटन। तो महात्मा गांधी का तो मैंने पहले बता दिया, इसका संबंध हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू से। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लॉर्ड रिपन, बलवंत राय मेहता। तो जो बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। बलवंत राय मेहता एक समिति थी जिसने 1957 में अपनी रिपोर्ट दी थी। किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन किया गया था? तो ये प्रश्न भी मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन किया गया था। 11 अक्टूबर 1959 को किस राज्य में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए थे? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा एंड तेलंगाना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, आंध्र प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन किया गया था? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, GVK समिति या लक्ष्मीमल सिंघवी और थुंगल समिति। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति और थुंगल समिति। 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद द्वारा कब पारित किया गया था? जनवरी 1992, अगस्त 1992, सितंबर 1992 या दिसंबर 1992। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दिसंबर 1992 में संसद द्वारा ये विधेयक पारित किया गया था। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 73वां, इसमें करेक्शन किया हुआ है। 73वां संविधान संशोधन विधेयक संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ था? 23 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993, 25 अप्रैल 1993 या 26 अप्रैल 1993। तो 24 अप्रैल 1993 को ये अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। इस कारण है ना 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस
के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस। अगला प्रश्न है हमारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में भाग 4 में कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए थे? 15, 16, 17 और 18। देखो 243 से 243 ओ तक नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। तो कितने हो गए बताओ जल्दी से मुझे। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 243N 243N के अनुसार राज्य विधानमंडलों को 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप अपना कानून बनाने हेतु कितने वर्ष का समय दिया गया था? 3 वर्ष का, 1 वर्ष का, 4 वर्ष का या फिर 5 वर्ष का? तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 वर्ष का समय दिया गया था कानून बनाने हेतु। किस अनुच्छेद में पंचायत की संरचना का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 243C में पंचायत की संरचना का उल्लेख है। देखो इसके अंदर इसके आधार पर ना ग्राम पंचायतों के उपाध्यक्ष, पंचायत समिति, जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा तथा ग्राम पंचायत के अध्यक्ष होते ना का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष। ये राज्य विधानमंडल पर छोड़ा गया था कि आप तय करो इसको। बाकी ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष, पंचायत समिति, जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, वो आपको पता है। निम्न में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 243A, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243B और अनुच्छेद 243C। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड, अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा को परिभाषित किया। देखो ग्राम सभा होती क्या, इसके अनुसार ग्राम पंचायत होती है ना, उसमें आने वाले गांवों के मतदाताओं का समूह ग्राम सभा कहलाती है। ग्राम सभा की एक वर्ष में 2 बैठक होती है, याद रखना। किस अनुच्छेद के तहत ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करता है? तो अनुच्छेद 243A ऑप्शन फर्स्ट में ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करता है। ग्राम सभा की जो गणपूर्ति होती है वो 1/10 होती है। निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा ST/SC को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया था? अनुच्छेद 243A, अनुच्छेद 242, अनुच्छेद 243D, अनुच्छेद 243C। तो अनुच्छेद 243D में ST/SC को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया था। अनुच्छेद 243D के द्वारा ही महिलाओं के लिए ना 1/3 स्थान आरक्षित किए गए थे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि OBC के आरक्षण का निर्धारण राज्य विधानमंडल करेगा? अनुच्छेद 243D, अनुच्छेद 242, अनुच्छेद 243B और अनुच्छेद 243C। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243D। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। मध्य प्रदेश ना पहला राज्य है जहाँ स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया। राजनीतिक मुद्दे हैं तो। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है? अनुच्छेद 243D, अनुच्छेद 243E, अनुच्छेद 243F, अनुच्छेद 243G। तो अनुच्छेद 243E के तहत पंचायती राज संस्थाओं का जो कार्यकाल है ना उनकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता है। निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि अनुसूचित जाति के आरक्षण वाला प्रावधान अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा? अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। तो यह है अनुच्छेद 243D में SC वाले आरक्षण अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होंगे। अब ये आरक्षण कब तक जारी रहेंगे? देखो अनुच्छेद 243D के तहत जो ST/SC को आरक्षण है ना वो अनुच्छेद 234 के में उल्लेखित अवधि तक जारी रहेंगे। किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि पंचायती राज संस्थाओं के उम्मीदवारों की योग्यता तथा अयोग्यता का निर्धारण राज्य विधानमंडल करेगा? अनुच्छेद 243D, अनुच्छेद 243E और अनुच्छेद 243F। ये थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है, अनुच्छेद 243F।
तथा इसमें उम्मीदवार की न्यूनतम आयु ना 21 वर्ष है, वो भी इसी अनुच्छेद 243 में उल्लेखित है। बाद में इसे चेंज कर दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज संस्थाओं, देख उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु तो 21 वर्ष है, वो मतदाता होते हैं ना, उनके लिए है। किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज संस्थाएं सामाजिक न्याय आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए कार्य, अच्छा 29 कार्य, मैंने आपको पहले ही बता दिया ये प्रश्न, अनुसूचियां पढ़ाई थी तब। किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज संस्थाओं को राज्य विधानमंडल के द्वारा कर लगाने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 243H, अनुच्छेद 243I, अनुच्छेद 243Y और I और Y। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट्स में, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य स्तर पर अलग से राज्य वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 243I तथा अनुच्छेद 243Y के तहत राज्य स्तर पर अलग से राज्य वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य वित्त आयोग की संरचना, योग्यता इत्यादि का निर्धारण राज्य विधानमंडल ही तय करेगा, जबकि इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे? यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो यह अनुच्छेद 243I में उल्लेखित है। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद के तहत राज्य स्तर पर अलग से चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है, जिसे राज्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है? तो देखो अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 ZA के तहत राज्य स्तर पर अलग से चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है, जिसे राज्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं ना, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। याद रखो, राज्यपाल राष्ट्रपति मत कर देना। किस अनुच्छेद के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के खर्चों का लेखांकन व लेखा परीक्षण के संदर्भ में राज्य विधानमंडल प्रावधान करेगा? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 243J, अनुच्छेद 243I, अनुच्छेद 243Y और I और Y। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मैंने पहले बताया आपको, कौन नियुक्ति करते हैं इनकी? राज्यपाल, राष्ट्रपति मत कर देना। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बहुत से प्रश्न तो मैंने आपको पहले बता दिए, वापस रिपीट हो रहे, मैंने कुछ रिपीट वाले प्रश्नों को छोड़ भी दिया है। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के निवेदन से राज्यपाल इन्हें प्रशासनिक तंत्र उपलब्ध करवाएगा? अनुच्छेद 243H, अनुच्छेद 243I, अनुच्छेद 243Y, अनुच्छेद 243K। तो अनुच्छेद 243K में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि इन्हें प्रशासनिक तंत्र उपलब्ध कराएंगे राज्यपाल। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार 73वां संविधान संशोधन केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा? अनुच्छेद 243H, अनुच्छेद 243I, अनुच्छेद 243Y, अनुच्छेद 243L। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अनुच्छेद 243L। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार 73वां संविधान संशोधन अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होता है? इनके संदर्भ में संसद विधि बनाएगी? 243M, 243I, 243Y, 243L। अनुच्छेद 243M में यह उल्लेखित है।
जैसे वो है ना पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, मणिपुर में, ये स्वायत्त शासित जो क्षेत्र ना इनमें लागू नहीं होता। किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन संबंधी मामले को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? 243 के, 243 आई, 243 ओ, 243 एल। तो 243 ओ में यह उल्लेखित है। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही आंसर है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव किस अधिनियम के तहत करवाए जाते हैं? पेसा एक्ट 1996, 1995, 1994, 1997। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1996। पेसा एक्ट 1996 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं का विस्तार अधिनियम किया गया। तो इसी के तहत वर्तमान में इसमें 10 राज्य हैं। उनमें है, पहले इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। राज्यसभा का कोरम कितना होता है? जल्दी से बताओ मुझे, कोरम कितना होता है। मैं तब को एक बात बताता हूँ आपको। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, एमपी, उड़ीसा, तेलंगाना, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये आते हैं पेसा एक्ट वाले में। 1/10 इसका कोरम हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ग्राम पंचायत 15 दिन में एक बार बैठक बुलाती है, तो जिसका कोरम होता है वो कितना होता है? जल्दी से बताओ मुझे, कोरम कितना होता है पंचायती राज इनका, ग्राम पंचायतों का? तो 3000 की न्यूनतम जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। इस जनसंख्या पर ना 9 वार्ड होते हैं। 1000 अतिरिक्त जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त वार्ड होते हैं, तो 1/3 इसका कोरम हो जाएगा। सरपंच ने इसकी बैठकें बुलाते हैं और अध्यक्षता भी करते हैं। पंचायत समिति में कितने अतिरिक्त जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त भाग होते हैं? 10,000 जनसंख्या पर, 15,000 जनसंख्या के पर, 13,000 जनसंख्या पर, या 12,000 जनसंख्या पर। तो इसमें है ना 15,000 अतिरिक्त जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त भाग होते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी एक बैठक 1 महीने में एक बार होती है, जिसका कोरम होता है 1/3। किसी जिले की न्यूनतम 4 लाख ग्रामीण जनसंख्या पर निम्न में से किसका गठन किया जाता है? तो जिले की न्यूनतम 4 लाख ग्रामीण जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन किया जाता है। 1 लाख की जनसंख्या पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, तो जिला परिषद सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 लाख अतिरिक्त जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त वार्ड होते हैं जिला परिषद में। अब चलते हैं अपने अगले पर। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? 1 जून 1996 की जगह 1993 कर लेना। 2 जून 1996, 3 जून 1996, 4 जून 1996। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जून 1993। 1996 गलत है, बाकी नीचे वाले 3 ऑप्शन आपको पता है गलत है। अगला प्रश्न है हमारा, मद्रास में पहली बार नगर पालिका कब स्थापित की गई थी? 1688 में, 1687 में, 1686 में और 1685 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1687 में मद्रास में पहली बार नगर पालिका स्थापित हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम। यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि बड़े शहरों में नगर निगम, छोटे शहरों में नगर परिषद तथा संक्रमणशील क्षेत्र में नगर पंचायत की स्थापना का प्रावधान किया जाएगा? तो 243 क्यू, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है हमारा, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि नगर पालिकाओं के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष? इसका निर्धारण राज्य विधानमंडल तय करेगा। तो अनुच्छेद 243 आर में नगर पालिकाओं के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष होगा अप्रत्यक्ष होगा? इसका निर्धारण है ऑप्शन 4, अनुच्छेद 243 आर राज्य विधानमंडल करता है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नगर पालिकाओं के आरक्षण का संबंध निम्न में से किस अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 243 से एसटी एससी को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण का निर्धारण राज्य विधानमंडल करेगा, महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है, यह कन्फर्म है। 112वां संविधान संशोधन भी देखता है ना, उसमें महिला आरक्षण को 1/3 मतलब 1/3 से बढ़ाकर 1/2 करना प्रस्तावित था। ठीक है। योग्यता का अनुच्छेद 243 में उल्लेख, कार्यों का 243 डब्ल्यू में उल्लेख, कि जिला नियोजन समिति का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 ओ, अनुच्छेद 243 जेड डी। इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी करो। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये हमारा टॉपिक है ना, इंडियन पॉलिटी लगभग पूरी हो गई। अब जो ये टॉपिक है, बकवास बकवास ही टॉपिक है, उनमें से क्वेश्चन भी बहुत ही कम पूछे जाते हैं जो मैंने आपको करवा दिए। फालतू टाइम ख़राब करने वाले से क्वेश्चन है, तो आप इन्हीं से थोड़ा दूर हो। पढ़ लेना एक बार, मैंने इसने छोड़ ही दो, देखना ही मत, पढ़ लेना एक बार, क्योंकि आपके जो लेवल के हिसाब से इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 4-5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो राष्ट्रपति को छोड़ के क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा वो इनमें आके। तो अनुच्छेद 243 जेडी के अनुसार डीपीसी के कुल सदस्यों में से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 4/3। तो ये हमारा टॉपिक। अब हम नेक्स्ट डे अगली क्लास से इंडियन पॉलिटी ये तो कंप्लीट हो गई, कंप्यूटर पढ़ाएंगे। तो अगले 10 वीडियो में कंप्यूटर के जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं वो पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे मैं आपको उसमें बता दूंगा। तब तक के लिए आप इन्हीं क्वेश्चनों को इंस्टाग्राम पे जाओ और वहाँ पे देखो जाके।